गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, तो साइंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स व केमिस्ट्री और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज़ कि हम पढ़ रहे हैं जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री, यानी कि हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है और ना कि हम सब्जेक्टिव जो एकेडमिक लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन अगर इस बात की है कि मैं आर्ट्स वाली हूँ या कॉमर्स वाला हूँ, तो उससे क्या हो सकता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जनरल फिजिक्स है उसके अंतर्गत सबके लिए वो कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम जैसे केवीएस हो गया, आपके एनबीएस हो गया, आपका सीटेट हो गया, आपका डीएसएसबी हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ को आपको सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको अगर नोट्स चाहिए जो कि खुद हैंड रिटन होते हैं, खुद हाथ से तैयार किए जाते हैं, तो वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो उस तरीके के नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप से ये नोट्स होता है। ये खुद मैंने ये अपने हाथ से लिखा हूँ। तो इस प्रकार के नोट्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं और ये आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आज हम कुछ नए नए टॉपिक लेके आए हैं। सरफेस टेंशन हो गया, आपका विस्कोसिटी हो गया, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो लेके आए हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव को समझने से पहले हमको सबसे पहले दो अवधारणाएं या दो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ससंजक बल। ससंजक बल, इसको हम कहते हैं कोहिसिव फोर्स। तो ये क्या होता है, कोहिसिव फोर्स का मतलब होता है कि एक ही जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको हम कहते हैं कोहिसिव फोर्स या ससंजक बल। ठीक है, तो ये होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। या जैसे कि कोई द्रव है या कोई ठोस है या कोई गैस है, उसके आपस में ही जो अणु है उनके बीच में जो फोर्स लगता है, एक आकर्षण बल लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। और ये ससंजक जो बल है, ये सबसे ज्यादा इसकी जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, जाहिर सी बात है ठोसों में होगी, सॉलिड्स में होगी। क्योंकि क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे नजदीक आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं ससंजक बल से, जिसके कारण उसकी आकृति व आयतन निश्चित होगा। दूसरा जो होगा वो किस में होगा, उससे कम द्रवों में होगा, जिसके कारण से द्रवों में क्या होता है, बहने का गुण तो होता है, उनके जो आयतन है उसमें परिवर्तन हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे कम जो ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स है वो गैसों में कार्य करेगा, यानी गैसों में ये लगभग नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ही जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं उनके बीच में आपस में जो आकर्षण बल काम करता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो अवधारणा है वो है आसंजक बल। आसंजक बल या इसको हम क्या कहते हैं, एडहिसिव फोर्स। एडहिसिव फोर्स। ठीक है, जो पहला वाला था वो था कोहेसिव फोर्स और ये है एडहिसिव फोर्स। तो एडहिसिव फोर्स क्या होता है,
दो जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल। तो ये होगा दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं इस मार्कर की सहायता से इस ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये इस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में जो बल काम कर रहा है वो है आसंजक बल, एडिसिव फोर्स, जिसके कारण मैं क्या है इस ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सक्षम हूं। ऐसे ही अगर मैं किसी चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं तो क्या होता है, वो जो अक्षर हैं वो ब्लैक बोर्ड पर उभर के आते हैं। तो वो क्या कारण है, दोनों के बीच में आसंजक बल ने काम किया, जिसके कारण मैं उस पर लिखने पे सक्षम हूं। आसंजक बल के कारण ही जो वाटर है या पानी है वो किसी भी वस्तु को भिगोने में सक्षम है, यानी उसको गीला करने में सक्षम है। लेकिन अगर इन पानी और उस वस्तु के बीच में एडिसिव फोर्स ना लगे तो उस स्थिति में क्या होगा, वो जो वस्तु है वो पानी से भीगेगी ही नहीं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पारे या जिसको मरकरी कहते हैं, तो पारा वो जो पारा है, इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं। हाँ, तो जो पारा है, पारा या मरकरी कांच पर नहीं चिपकता है। जो कांच है, ग्लास है, उस पर नहीं चिपकता है क्योंकि जो इनके मध्य आकर्षण बल है, किसके, जो पारा है उसके अपने जो पारा और कांच के जो बीच आकर्षण बल यानी कि आसंजक बल है, क्योंकि पारा व कांच के बीच आसंजक बल वो पारे के बीच में ससंजक जो बल है उससे कम होता है। यानी पारे के जो अपने मॉलिक्यूल है, पारे के अपने अणु, जो पारे के अणु होंगे उनके बीच में जो ससंजक बल होगा, अणु के बीच ससंजक बल या आकर्षण बल, वो क्या होगा, वो अपेक्षाकृत कम होगा। समझ गए। तो इस वजह से जो है वो पारा है वो कांच के ऊपर क्या हुआ, उसको गीला करने में सक्षम नहीं है या उस पर चिपकता ही नहीं है वो कांच के ऊपर, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पारे के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से कम है। तो जब वो कम है तो वो क्या नहीं होगा, उसके बीच में इंटरेक्ट नहीं करेगा। पारे के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके कांच के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चिपकने के लिए जरूरी क्या है, आसंजक बल जो है या एडिसिव फोर्स का होना आवश्यक है। तो इस तरीके से आप दो चीजें समझ गए हैं, कोहेसिव फोर्स अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला अट्रैक्शन, और एडिसिव फोर्स दो पदार्थों की मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला अट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। ठीक है। तो सरफेस जो टेंशन है वो क्या होता है कि जो सरफेस पे स्थित मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अणुओं के बीच में एक खिंचाव पैदा होना, और वो किसके कारण होगा, ससंजक बल के कारण या कोहेसिव फोर्स के कारण। उसको समझने के लिए आप एक फिगर को समझ लीजिए। ये है आपका, मैंने एक वेसल लिया और इसमें मैंने वाटर को लिया। यहां तक सपोज पानी है,
तो जो सबसे नीचे जो अंदर का मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये क्या करेगा, चारों ही तरफ से क्या करेगा, ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स का अनुभव करेगा इस तरीके से, क्योंकि उसके चारों तरफ भी क्या है, एक समान मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से क्या होगा, इसका रिजल्टेंट 0 होगा और ये मॉलिक्यूल स्थिर रहेगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर स्थित है सरफेस पे, तो वो यहां से तो क्या करेगा, फोर्स को महसूस करेगा, कोहेसिव फोर्स यहां से भी करेगा, नीचे से भी करेगा, इधर से भी करेगा। लेकिन ऊपर से क्या है, इसका खाली है, वायु है, तो ऊपर से वहां पर क्या नहीं होगा, कोई भी कोहेसिव फोर्स महसूस नहीं होगा। इस कारण से क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल ये सरफेस पे होंगे वो आपस में एक दूसरे से खिंचाव महसूस करेंगे एक नीचे की तरफ। तो जो सरफेस है वो फाइनली कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ एक दबाव को महसूस करेंगे। साथ के साथ इधर के मॉलिक्यूल भी खींच रहे हैं इधर उधर के, तो आपस में भी ये जो सरफेस है ये एक कैसा, इलास्टिक की तरह, यानी कि काफी प्रत्यास्थता इसमें आ जाएगी और ये जो सरफेस है ये इलास्टिसिटी को क्या करेगा, महसूस करेगा। तो उसी जो खिंचाव को, जो कि यहाँ सरफेस पर आता है, सरफेस पर पैदा होता है, उसी हम खिंचाव को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं या पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ पर जो होने वाला, पृष्ठ पर जो खिंचाव है ससंजक बलों के फोर्स के कारण, उसके कारण जो जल का पृष्ठ है या द्रव का जो पृष्ठ है या सरफेस है, उस पर जो खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, उसी को हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे एग्जाम्पल के अंतर्गत है इसमें, जैसे पहला है इसमें, पतली सुई का पृष्ठ पर तैरना। यानी हमने कोई पतली सी सुई ली और उसको हमने किसी बड़े वेसल में द्रव रखा हुआ है, द्रव के पृष्ठ पर छोड़ दिया, तो वो जो सुई है वो ऊपर तैरने लग जाएगी, है ना। लेकिन अगर उस सुई को थोड़ा अंदर डुबोएंगे तो वो एकदम से नीचे चली जाएगी, लेकिन सरफेस पर वो तैरेगी। तो वो किसके कारण, क्योंकि सरफेस पर एक खिंचाव सा है, उस द्रव के अंदर सरफेस पर एक खिंचाव है, जिसके कारण वो जो है वो सुई नीचे नहीं डूब रही है, सरफेस पर ही तैर रही है। तो ये है एक आपका एप्लीकेशन जो आप देखते हैं किसमें, पृष्ठ तनाव का। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो आपके जो डेंगू होता है, डेंगू का लार्वा, डेंगू का लार्वा सतह पर तैरता है। आपने देखा होगा जब डेंगू फैलता है तो हर कोई कहता है कि भाई पानी को जमा मत होने दे। क्यों, क्योंकि जो जमा पानी होता है वो उसकी सतह पर लार्वा तैरता है। जो लार्वा है वो किसके कारण तैरता है, आपके पृष्ठ तनाव के कारण ही वो लार्वा पानी की सतह पर तैरता है। और उसको कम कर हटाने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं इसमें मिट्टी का तेल डाल दो। तो उस पानी में जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ का जो तनाव है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण से जो होता है वो लार्वा पानी के अंदर डूब जाता है और मर जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो लार्वा है वो सतह पर तैरता है, अतः मिट्टी का तेल डालकर पृष्ठ तनाव को कम किया जाता है, जिससे लार्वा नीचे डूब जाए और मर जाए। ठीक है, तो ये है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, वो है साबुन का
घोल बनना, सॉरी, साबुन के घोल में बुलबुले बनना। क्या हम सामान्य पानी में बुलबुले बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही उसमें हम साबुन को मिलाते हैं, डिटर्जेंट को मिलाते हैं, तो उसमें बुलबुले उड़ जाते हैं या बन जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जो साबुन वाला पानी है वो क्या करता है, पानी के सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को कम करता है, और जिसके कारण से पृष्ठ उभर के आ जाता है और उसमें बुलबुले बन जाते हैं। और उसी प्रकार से जो साबुन होता है वो क्या करता है, मैल को निकालता है, क्योंकि वो पृष्ठ के तनाव को कम कर देता है और मैल को बाहर खींच लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो साबुन की जो क्रिया है उसमें भी पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान या रोल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है और इसका क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे केशिकत्व, या ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे केशिकत्व। केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन। केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन, तो ये क्या होता है? केश नली या कैपिलरी में जल का या द्रव का, कोई भी द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना। जैसे कि अगर ये कोई वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी द्रव, अन्य द्रव भरा हुआ है, और इसमें मैंने एक केश नली को डुबोया, तो जो जैसे मैं इसको डुबूंगा तो पानी जो है वो इस तरीके से इस पर द्रव ऊपर तक चढ़ जाएगा। ये होता है आपका कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व। केशिकत्व का मतलब है कि जो केश नली है, कोई भी एक पतली नली जिसको, जो कि पानी में डुबाने पर या द्रव में डुबाने पर जो द्रव है उसको ऊपर चढ़ाती है, ऊपर की तरफ उठाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। और उस प्रकार के एक्शन को, जो पानी ऊपर चढ़ता है या द्रव ऊपर चढ़ता है, उसको हम केशिकत्व कहते हैं। और केशिकत्व जो है वो, ये तो हमने सामान्य प्रयोग किया, लेकिन इसका जो असल यूजेस है वो कहाँ होता है? वो होता है आपके, देखते हैं, इसका जो अनुप्रयोग है वो है आपके जो आपका घरों में, गांव में यूज होता है आपके। जब हम लाइट चली जाती थी तो हम क्या करते थे, मिट्टी का एक लैंप जलाते थे। तो लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, ठीक है। यह दिए में तेल का चढ़ना कैसे चढ़ता है? बत्ती की तो बिल्कुल नीचे अगर तेल होता है, लेकिन वो कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो वो क्या है? द्रव ऊपर की तरफ उठ रहा है खुद ब खुद, किसके थ्रू? केश नली के थ्रू। जो उसके जो रेसे हैं बारीक, वो वहां पर केश नली का काम करते हैं और धीरे धीरे वाटर को ऊपर उठाते हैं। ऐसे ही मैं दूसरी बात करूं तो पेड़ पौधों में जल का पत्तियों, शाखाओं तथा अन्य भागों तक पहुंचना, ठीक है। तो पेड़ पौधों में भी जड़ जो है वो वाटर को अवशोषित करती है, लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी वो कहाँ
उसकी टहनियाँ इतनी दूर दूर तक फैली होती हैं, वहां तक जल को पहुंचाना, पत्तियों तक पहुंचाना। तो ये सारे एक्शन है, ये कैसे होते हैं, कैपिलरी एक्शन कहलाते हैं, या केशिकत्तों के थ्रू जाता है। यानी कि उसके जो वहां पर पेड़ के अंदर जो उसकी जो भी संरचना है वो क्या करती है, वहां पर केशिकत्तों का काम करती है। ऐसे ही अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो जो किसान होता है वो क्या करता है, जब बरसात होती है तो उसके बाद खेत पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं, और उसके बाद बरसात के बाद वो खेतों को जुताई कर देता है, उनको जोत देता है। क्यों? क्योंकि जब वो बारिश होती है तो उसके बाद खेतों में कैपिलरीज बन जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर नीचे से लगातार ऊपर की तरफ आता रहता है। अगर वो ऊपर लगातार आता रहेगा तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में वो सारी वाष्पित होता रहेगा और उस तरह से नमी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, किसान खाली खेतों में हल चला देते हैं, जिससे क्या होगा, वो कैपिलरी टूट जाए और क्या ना हो, जो वाटर है वो ऊपर ना उठे। जब वाटर ऊपर नहीं उठेगा तो क्या नहीं होगा, वो जो नमी है वो बनी रहेगी। तो खेतों की नमी को बनाए रखने में, ठीक है, खेतों की नमी को बनाए रखने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और ये इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब। नहीं, श्यानता तो देखी नहीं हमने। श्यानता ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी या श्यानता द्रवों का वो गुण होता है जो उसकी किन्हीं दो परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है या उनके बीच में घर्षण बल को पैदा करता है, ठीक है। तो श्यानता क्या है? द्रवों का वह गुण जो उसकी किन्हीं दो परतों या लेयर्स के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो आपेक्षिक गति होती है वो, अगर सपोज जो द्रव है वो, यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि द्रव का वह गुण जो उसके बहने का विरोध करता है, उसके फ्लूइड वाले जो गुण है उसका विरोध करता है। जैसे आप इसका एग्जांपल समझिए, जैसे आप शहद, ग्लिसरीन व पानी, ये तीन द्रव हैं। इन तीनों द्रवों को आप किसी सरफेस पर लुढ़काइए या गिरा दीजिए, तो इन तीनों में से जो सबसे तेज बहेगा वो कौन सा होगा? पानी होगा। फिर कौन सा होगा? ग्लिसरीन। और फिर सबसे जो कम स्पीड में या गति से बहेगा वो कौन होगा? शहद होगा या हनी होगा। तो उसका कारण क्या है कि शहद जो है वो सबसे विस्कस है, सबसे श्यान है। फिर उससे ये ग्लिसरीन थोड़ा कम है, पानी उससे कम है। यानी कि इससे आप क्या समझ गए कि जो श्यानता है या श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो द्रवों के बहने का विरोध करती है, उसको बहने नहीं देती। समझ गए? तो सिंपल सी बात है कि द्रवों के बहने के गुण का विरोध करने वाला जो बल है वो श्यानता या विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। तो हाँ, जैसे इसमें आपका एक और चीज है जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो है जो द्रव है, जो वायु है, वो उसमें हम तेजी से दौड़ सकते हैं। हम, क्योंकि जो वायुमंडल हमारे चारों तरफ वायु है, हम तेजी से उसमें दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी के अंदर दौड़ें तो हम क्या इतनी तेजी से दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जो पानी है, वाटर है या द्रव है, उसका जो श्यानता है उसमें ज़्यादा है बजाय किसके, वायु के या एयर के। तो उस श्यानता के कारण क्या होगा, वो हम पर एक घर्षण बल लगाएगा या आप एक फ्रिक्शन लगाएगा, जिसके कारण से हम उतनी तेजी से वाटर में मूव नहीं कर सकते हैं जितनी तेजी से हम एयर में मूव कर सकते हैं। तो ये इससे आप विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। और इसमें एक चीज नोट करना, नोट, ताप बढ़ाने पर श्यानता का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये आपने खुद भी महसूस किया होगा कि अगर कोई गाढ़ा द्रव है उसको हम जब गर्म करते हैं तो वो थोड़ा लचीलापन उसमें आ जाता है, वो कम गाढ़ा हो जाता है। तो क्योंकि उसमें श्यानता का जो गुण है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि विस्कोसिटी क्या चीज है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, हमारे जो चारों तरफ है वो वायु लगातार है, आप समझते हैं। और हमारे चारों तरफ जो वायु का एक आवरण है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो उस वायुमंडल के कारण जो हमारे पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मनुष्य है, पेड़ पौधे, जानवर, सभी पर क्या होता है, वायु का एक दबाव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। तो ठीक है, वायु का दाब जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है, समझ गए। एटमॉस्फेरिक जो है वो वायु का दबाव होता है। अब वो हम पे भी लग रहा है, हम उस चीज को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के ऊपर जो है चारों तरफ से वायु का जो दबाव है वो लगता है, जो कि उसके वेट में भी काउंट होता है। ठीक है, तो हम पर भी वायुदाब लगातार काम कर रहा है। वायुदाब के एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं कहां पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर, ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। खाना पकाने में कठिनाई होती है, तो क्यों होती है? अगर हम किसी ऊंची पहाड़ी पर खाना पका रहे हैं तो वहां पर दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जब कम होगा तो उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि जो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने से खाना जल्दी से नहीं पकेगा और उससे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वथनांक में कमी या बॉइलिंग पॉइंट में कमी हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने पर। ठीक है, ऐसे ही ऊंचाई वाले स्थानों पे कई लोगों को नाक से खून आने लग जाता है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही होता है। उसके अलावा ऊंचाई वाले जो स्थान है उसमें जो है कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो ब्लड में घुलती है, उसका जो घुलना है या उसका जो सॉल्यूशन है, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन है, वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये चीज आप याद रखना। और इसमें एक चीज याद रखने वाली है, वो है कि वायुदाब मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं वायु दाब मापी या बैरोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैरोमीटर, वायुदाब मापी। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, वो है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की सहायता से ही क्या होता है, मौसम की संबंधी जो जानकारी है वो प्राप्त होती है, आपको पता है ना। वायुदाब, अगर
बैरोमीटर को जो मीटर है वो अगर बहुत लोएस्ट जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि मौसम खराब होने वाला है। इसका मतलब क्या है, मौसम खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होगा किसी भी स्थान पर, आप सब जानते हैं, तो वहां पर क्या होगा, तेजी से हवाएं उस तरफ को अट्रैक्ट होंगी, और हवाएं जब उस तरफ को अट्रैक्ट होंगी तो तेजी से बादल या क्लाउड्स भी उस तरफ को अट्रैक्ट होंगे, और वहां पर तेज बारिश की संभावना बन जाएगी, या वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो इंटेंसिटी का जोन बन जाएगा, जिससे कि वहां पर बहुत तीव्र वर्षा होगी या आंधी तूफान हो सकता है। तो इस वजह से बैरोमीटर का जो ताप है वो तेजी से गिरना किसका संकेत माना जाता है, एक आंधी या तूफान का या मौसम खराब होने का संकेत। ओके, तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम एक लास्ट चीज रह गई इसमें, वो है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय या बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो बर्नौली जो थ्योरम है वो प्रेशर पे ही बेस्ड है। बर्नौली ने क्या बोला कि अगर कोई असंपीड्य पीड़ित अश्यान द्रव, यानी कि ऐसा द्रव जो नॉन कंप्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, ऐसा जो द्रव है वो किसी पतली लंबी जो नली है उसमें धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है लगने वाला जो बल, जो टोटल ऊर्जा होती है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर, और वो ऊर्जा कौन कौन सी होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये कांस्टेंट रहती है हमेशा या नियत रहती है। ठीक है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझेंगे। कोई असंपीड्य अश्यान या नॉन विस्कस द्रव जब किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा का मान नियत होता है, नियत या कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस इक्वेशन को समझ लीजिए कि जो प्रेशर है, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, एक तो होती है दाब ऊर्जा, दूसरा गतिज और तीसरा स्थितिज। इन तीनों ऊर्जाओं को, दाब ऊर्जा को P से डिनोट कर रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा को हाफ ऑफ PV², और गतिज ऊर्जा को PVH। ये कांस्टेंट रहेगी, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, जो P है वो प्रेशर है किसी बिंदु पर, V वहां पर वेलोसिटी होगी, G क्या होगी, पृथ्वी तल से ऊंचाई होगी, और यहां पर देखिए कि जो गतिज ऊर्जा है वो सामान्यतः क्या होती है, हाफ mv² होती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर m या मास की जगह पर P लिया गया है, क्योंकि प्रेशर ही उस पर काम कर रहा है मास की तरह। ठीक है, किसी बिंदु पर, तो इसलिए इसको mvh की जगह pvh किया गया है और pv² किया गया है। तो ये इस फॉर्मूले के अंतर्गत है कि वहां पर वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके हम निष्कर्ष निकालते हैं, दो निष्कर्ष निकालते हैं हम इससे। निष्कर्ष ये निकालते हैं, पहला जो निष्कर्ष निकालते हैं, अगर वो प्रत्येक बिंदु पर जो है वो ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो इसका मतलब दाब कम होने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है,
और दूसरा गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो दाब कम हो जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि भाई प्रत्येक बिंदु पर जो है वो कुल ऊर्जा नियत है या कांस्टेंट रखनी है। तो उस स्थिति में अगर हम अगर बोलें कि कहीं पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, ताकि वो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे। अगर गतिज ऊर्जा वहां पर बढ़ती है तो वहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ताकि कुल ऊर्जा नियत रहे। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका जो अनुकरण है वो सामान्य लाइफ में कहाँ देखा जाता है, उसको समझ लेते हैं। अनुप्रयोग में मैं पहले बात करूंगा कि जब कोई तेज तूफान चल रहा हो, हवा चल रही हो, और हम किसी ऐसे घर के अंदर हो जो टीन वाला है, तो क्या होगा, टीन वाली जो घर है उसके ऊपर जो है हवा बहुत तेजी से जब चलेगी तो उसकी वेलोसिटी या वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ने से क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हवा तेजी से चली, प्रेशर कम हो गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। लेकिन जो उस टीन वाले घर के अंदर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है, वो तो उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। इस कारण से क्या होगा, जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ मारेगा, ऊपर की तरफ मारेगा, और वो जो छत है उसको उड़ा ले जाएगा। यानी कि वो जो टीन की छत है वो निकल जाएगी और आंधी तूफान में उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका पहला यूज है। पहला यूज मतलब पहला अनुप्रयोग देखा गया है। दूसरा हम इसका अनुप्रयोग देखते हैं एरोप्लेन में। एरोप्लेन के जो पंख होते हैं वो इस टाइप के जो बनाए जाते हैं, ऐसे कान के टाइप के। तो इसका शेप बनाने का भी एक यही रीजन होता है कि जो हवा है वो नीचे की साइड से आए, और जो ऊपर वाली जो हवा है वो क्या करे, वो उतना प्रेशर ना बना पाए जितना नीचे वाले बनाए, ताकि क्या हो, जो नीचे वाली जो हवा है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने से वो प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ पंख पे लगाए, और जिससे प्लेन ऊपर की तरफ उठने लग जाए। ठीक है, तो जो हवाई जहाज है उसके पंखों के डिजाइन में भी बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन देखा गया है। तीसरा इसमें एक और है, जैसे कि समंदर होता है, समंदर, उसमें जब दो जहाज हैं, दो जहाज समंदर के, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, ज्यादा क्लोज आते हैं वो आगे जाके, तो क्या होगा, इनके बीच में जो वाटर है उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से मैंने बताया कि दाब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इनके बीच का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, उसके जो आसपास है दोनों साइड वहां तो प्रेशर बराबर है, लेकिन बीच का प्रेशर कम हो गया, तो वो तेजी से एक दूसरे के नजदीक आके एक दूसरे से जहाज टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो घटना होती है ये भी किसके कारण से है, इसी के कारण से है जो बर्नौली ने बोला कि जो कांस्टेंट रहती है तीनों चीजें, और अगर दाब कम हो जाए तो ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाए तो दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये है आपका टोटल बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो ये चीजें हमने आज देख ली हैं। मेरे ख्याल से तो आज बहुत हो गया है। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था उत्प्लवन बल के बारे में, तो उसमें मैं आपको एक उत्प्लवन बल जो मैंने बताया था कि जब हम वस्तु को डुबाते हैं किसी भी द्रव में, तो क्या होता है, वो एक ऊपर की तरफ भार को अनुभव करती है और उसके भार में कमी आती है जो हटाएगी द्रव के द्रव्यमान के बराबर होती है। इसमें मैं एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है बार बार कि क्या कारण है कि लोहे की जो कील है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जो लोहे का जहाज है वो नहीं डूब पाता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, वही आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्योंकि जो जल कील है लोहे की वो सीधी है, और वो जब पानी में जाएगी तो उसके द्वारा जितना जल हटाया जाएगा वो ऐसा नहीं होगा, उसका भार ज्यादा होगा। समझ गए, यानी कि हटाए गए जो जल हटाया गया वो कम होगा और उस कील का भार ज्यादा होगा, इसलिए वो कील डूब जाएगी। लेकिन जो जहाज है बड़े बड़े, उनकी आकृति इस प्रकार से होती है कि वो इतना जल पर्याप्त रूप से हटा लेते हैं कि क्या होता है, उनका जो वेट है वो उस हटाए गए द्रव से कम ही रहे, तो इस वजह से वो हमेशा सतह पर तैरते हैं और डूबते नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है उत्प्लवन बल के अनुप्रयोग में। ठीक है,
तो चलिए फिर एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है सबसे पहले पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें असंजक बल, वो असंजक बल कोहेसिव और आपका एडिसिव फोर्स के बारे में पता होना जरूरी है कि एक ही पदार्थ के जो अणु है उनके बीच में लगने वाला है असंजक बल, अलग अलग जो पदार्थ है उनके बीच में लगने वाला है असंजक बल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि पृष्ठ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो ऊपर की तरफ है वहां पर कोई भी ससंजक बल कार्य नहीं कर रहा है, और नीचे की तरफ को कार्य करने के कारण पृष्ठ पर क्या होगा, नीचे और साइड से दोनों तरफ से ससंजक बल काम करने के कारण दोनों तरफ से खिंचाव को महसूस करेंगे और वो एक तनाव को पैदा करेगा जो कि होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। उसके बाद हमने बात की कैपिलरी एक्शन की, कैसे कैपिलरी में की जो ट्यूब होती है उसमें वाटर जो या कोई भी द्रव जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। उसके बाद हमने बात की विस्कोसिटी की, कि जो द्रव है उनमें किस प्रकार से अपने बहने के गुण का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। फिर हमने बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, कि कैसे वायुमंडलीय दाब जो है वो सामान्य जीवन में हमें प्रभावित करता है। उसके बाद हमने बात की बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी, और नेक्स्ट जो हम क्लास है उसमें हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे। और आपके जो एग्जाम्स हैं आने वाले, केबीएस का आएगा या जो भी और भी एग्जाम्स अगर होंगे, लग रहा है जिस तरीके से संभावना है, तो उसमें जो है साइंस का आपको पता है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप लगातार अपनी तैयारी को करते रहें और साथ के साथ मेरी वीडियोस को देखते रहें, तो हम साथ के साथ कोर्स को खत्म करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।